जी हाँ, यदि आपकी उम्र 40 वर्ष से कम है या आप म्यूचुअल फंड और बीमा के सलाहकार हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। नमस्कार दोस्तों, एसआईपी और टर्म इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, कितना लेना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या हैं, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। बस आप चैनल पर बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। आइए समझते हैं एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कुछ लोग अक्सर म्यूचुअल फंड और एसआईपी में अंतर समझ नहीं पाते हैं। या हम स्पष्ट कर दें, एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ है। आप एसआईपी ले रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में एक मुश्त यानी एक बार जब कोई पैसा जमा होता है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी जमा कर रहे हैं उसे लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और एसआईपी में हर महीने जो रेगुलर जमा होता है उसे एसआईपी कहते हैं। एसआईपी 500 रुपये की भी शुरू होती है और 50,000 की कर सकते हैं, 1 लाख की भी एसआईपी कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सच पूछिए तो आरडी जैसे बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, या सिस्टमेटिक रूप से जहां आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एलआईसी की किस्त रेगुलर आप जमा करते हैं, वह भी एक एसआईपी ही है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है वो। हम म्यूचुअल फंड ने क्या किया कि एसआईपी शब्द का इस्तेमाल जोरों से कर दिया। जैसे कि डालडा घी, डालडा के नाम से एक कंपनी ने जो है वनस्पति तेल का निर्माण किया और उसका नाम डालडा रख दिया। तब से वो डालडा मशहूर हो गया, जबकि वो डालडा घी है। उसी तरह से जैसे सर्फ है, एक कंपनी ने सर्फ नाम से डिटर्जेंट पाउडर को सर्फ नाम से प्रचारित किया और वह प्रसिद्ध हो गया। तो सर्फ को सर्फ ही लोग कहते हैं, जबकि वह डिटर्जेंट पाउडर है। वैसे ही सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि सिस्टमेटिक रूप से जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसे एसआईपी कहते हैं। एसआईपी नाम को म्यूचुअल फंड ने प्रचारित कर दिया या चलन में डाल दिया, उसी को एसआईपी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं एसआईपी की, जिससे सभी लोग जनरली म्यूचुअल फंड के रूप में जान। एसआईपी से बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट प्लान फिलहाल नहीं है और यह जबरदस्त रिटर्न देता है। लेकिन एसआईपी शुरू करने से पहले आपको दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए कि हम रुके रहें उसमें, कि और एक टारगेट अपना हो, एक गोल निर्धारित हो कि हम तब तक इन्वेस्ट करते रहेंगे। 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए करना है तो जबरदस्त रिटर्न होगा, अप्रत्याशित रिटर्न आप पाएंगे। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या जितना भी समय बिताते हैं, आपको यूट्यूब पर, टीवी पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर जगह आपको एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इसका प्रचार आपको देखने को मिल जाता है या सुनने को मिल जाता है। वास्तव में आज के समय में एसआईपी से बढ़िया कोई भी रिटर्न नहीं है और इससे ये समझदारी है कि एसआईपी में हम निवेश करें, क्योंकि जितना रिटर्न एसआईपी देता है उतना रिटर्न कहीं भी किसी भी निवेश में नहीं है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी बचत एसआईपी में योजना बनाएं, अपनी आवश्यकताओं को समझें, उस पर विचार करें, फिर निवेश करें। जैसे स्वास्थ्य बीमा हो गया, जीवन बीमा बचत के लिए हो गया और टर्म इंश्योरेंस रिस्क कवर के लिए हो गया, यह भी जरूरी है। जो लोग अच्छे से सेटल्ड हैं, अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी कंपनियां खुद उनका हेल्थ इंश्योरेंस कर देती हैं, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिनके पास इसकी सुविधा नहीं है, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की भी आवश्यकता है। हम आते हैं एसआईपी के मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले हम निवेश एसआईपी जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए कर रहे हैं, पैसे को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए अपने पैसे के निवेश के हर पहलू को भी थोड़ा समझना होगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप एसआईपी, टर्म इंश्योरेंस के फायदे और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे और उस हिसाब से फिर आप निवेश करेंगे। जैसा अभी हम बता रहे थे कि स्वास्थ्य बीमा जरूरी है और जीवन बीमा भी जरूरी है। हेल्थ के इमरजेंसी के लिए स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा जो है सेविंग और रिस्क कवर के लिए। जीवन बीमा 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि हम पैसा जमा करते जाते हैं, रिस्क कवर भी होता है उसका और बाद में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। और एक होता है कि हम पैसा जमा कर रहे हैं
वो सिर्फ रिस्क कवर करेगा, लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा तो हमें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जो इसमें पैसा नहीं मिलता है उसे हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी आवश्यकता भी है कि आदमी को अपने वार्षिक आय का 10 गुना बीमा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यदि कमाने वाले शख्स के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो परिवार को 10 वर्ष तक आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। एक बात और, बिना टर्म इंश्योरेंस के अपनी आय का 10 गुना बीमा बहुत महंगा पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी उम्र अगर 35 वर्ष है और आप 35 वर्ष के लिए बचत और रिस्क कवर दोनों के लिए एक प्लान लेना चाह रहे हैं, तो आपका प्रीमियम लगभग 3 लाख रुपए सालाना आ जाएगा। और वही अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका 30,000 रुपये सालाना आएगा एक करोड़ की पॉलिसी का। लेकिन एक बात और है, टर्म इंश्योरेंस हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। उसके कुछ टर्म और कंडीशन है, उसके कुछ नाम्स हैं। जैसे कि जो ITR भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, उन्हें ही टर्म इंश्योरेंस मिलता है। आप टीवी पर प्रचार में अक्सर सुने होंगे कि 500 रुपये महीने से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस। यह पूर्णतः सही नहीं है। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस देने के लिए कई पहलुओं पर विचार करने के बाद ही टर्म इंश्योरेंस मिलता है। जैसे आपकी इनकम कितनी है, आप ITR फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं, आपकी एज फैक्टर काउंट करता है और आपका हेल्थ काउंट करता है। उस बेस पर टर्म इंश्योरेंस मिलता है आदमी को। और एक बात और बता दें हम, हालांकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है, एक अनुमान लगाते हैं हम कि 40%, कम से कम 40% लोग ऐसे हैं जो कि टर्म इंश्योरेंस 5 या 6 साल बाद चला करके बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि 5 साल हमने चलाया और इतना पैसा हमने उनको दिया और सारा पैसा बेकार हो गया। अगर हम उसको म्यूचुअल फंड में लगाए होते, SIP में लगाए होते, मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला होता। मेरा सारा पैसा डूब गया और वह वहीं पर टर्म इंश्योरेंस को बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। पैसा डूब गया, सही बात है, लेकिन पैसा डुबाने से पहले आपका लक्ष्य क्या था? रिस्क कवर था कि ग्रोथ था? आपने जब टर्म इंश्योरेंस लिया तो रिस्क के लिए लिया, तो फिर ग्रोथ के बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? यह गलती बहुत लोग कर रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस को बंद कर देते हैं। यह नहीं करना चाहिए। अगर टर्म इंश्योरेंस आपने लिया है, उसकी कोई वजह रही होगी तो उसको चलाइए, क्योंकि जब आप 5 साल 6 साल चला करके बंद कर देंगे और उसके बाद फिर मान लीजिए 2 साल बाद आप चाहेंगे कि मैं फिर से टर्म इंश्योरेंस लूँ, तो आपकी एज बढ़ चुकी होगी और आपको महंगा मिलेगा और आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। और जबकि आप आज कर लिए हैं और 10 साल बाद वही कर रहे हैं, तो आपको प्रीमियम सेम ही प्रीमियम देना है, उसमें प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी है। इसलिए हमारा उद्देश्य, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य यह निश्चित होना चाहिए कि हम रिस्क कवर के लिए कर रहे हैं कि ग्रोथ के लिए कर रहे हैं। रिस्क कवर भी जरूरी है और ग्रोथ भी जरूरी है। तो अपने उद्देश्य को एकदम तटस्थ रहिए, अपने उद्देश्य पर और निवेश पर और अपने सिस्टमेटिक प्लान पर। अब आते हैं SIP पर। आप अपनी इनकम का मात्र 10% ईमानदारी से निवेश करें। 1%, सिर्फ 1% ईमानदारी से SIP में निवेश करें, लेकिन बिना रुके हुए दृढ़ संकल्पित होकर के, तो निस्संदेह आपको अप्रत्याशित फायदा होगा, अप्रत्याशित रिटर्न आएगा। लेकिन होता क्या है कि लोग अपनी इनकम का 10%, 20%, 25% हिस्सा SIP में डाल देते हैं और बाद में उनको वही नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न की इच्छा होती है और ज़्यादा पैसा वो निवेश करते हैं और वह हर साल, हर 2 साल पर पैसा रिडेम्पशन करते हैं, यानी पैसा निकाल लेते हैं और वह उनका टारगेट पूरा नहीं होता है और पैसा निकल जाता है और अंत में पैसा कुछ बचता भी नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि उम्र बढ़ती है, आपकी आवश्यकता बढ़ती है, आपकी ज़रूरत बढ़ती है और इस वजह से वो उसको आपको रिडेम्पशन करना पड़ता है और आप उसको SIP को तोड़ते हैं और पैसा निकालते हैं। SIP का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक, SIP का लचीलापन। जब चाहे तब पैसा आप निकाल लेते हैं। जो लोग SIP से बहुत बढ़िया शिक्षित हो जाते हैं और स्मार्ट हो जाते हैं, उन्हीं का पैसा नहीं बचता है। जबकि वही लोग जब LIC पॉलिसी लेते हैं, LIC में बीमा लेते हैं, 15 साल 20 साल बिना रुके जमा करते रहते हैं SIP की तरह, उसे सरेंडर नहीं करते हैं, यानी तोड़ते नहीं हैं,
क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो पैसे का नुकसान होगा और वह उसको जमा करते रहते हैं। एक उदाहरण से बताता हूँ मैंने एक व्यक्ति का बीमा किया 12,000 रुपये वार्षिक 16 साल के लिए, और उन्हीं का मैंने 1,000 रुपये की SIP की और दोनों चलाया हमने। और वो SIP में वो खुद ट्रेंड हो गए, 1 2 3 SIP करने लगे, तोड़ने लगे, चलाने लगे, और उनकी SIP चलती रही और LIC का पैसा भी चलता रहा। 16 वर्ष तक उन्होंने 12,000 रुपये जमा किया और 16 साल आज पूरे हो गए। जब उनके बॉन्ड को LIC में जमा किया तो उसकी मेच्योरिटी उन्हें मिली 3,50,000 रुपये। और जब मैंने उनसे पूछा सर 3,50,000 आपको मिल गए हैं, SIP से आपको कितना मिला, उसमें कितना बचा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मात्र 35,000 रुपये हैं। मैंने पूछा वो कैसे? कि मैं बार बार डालता गया, निकालता गया, डालता गया, निकालता गया, छोड़ता गया, और मेरा इसमें सिर्फ 35,000 है। तो उन्होंने कहा कि गलती किया, मैंने LIC में ही 24,000 जमा किया होता तो आज मुझको 7 लाख मिला होता। तब मैंने उनसे कहा कि नहीं, अगर आप SIP में रुके रहे होते तो SIP से ही आपको 7 लाख मिल गया होता, तो आपका 7 3 10 साढ़े 10 लाख रुपया हो गया होता। ये है SIP का फायदा और इसका नुकसान। दोनों आप हमारी बात को समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि SIP शब्द को समझने की जरूरत है। सिस्टमेटिक ढंग से SIP में रुके रहें तो इसका रिटर्न अप्रत्याशित होगा। SIP जादू नहीं है, रखेंगे तो SIP का रिटर्न आपको जबरदस्त मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आप अपने इनकम का 1% की SIP करें। तो मैं 1% ही नहीं, आप 1% करें, 2% करें, 5% करें, लेकिन वही अमाउंट करें जिसका आपके दिनचर्या पर कोई फर्क न पड़े। वो उसका ही उस हिस्से को आप चूज कीजिए, और कुछ हिस्सा जीवन बीमा, बचत और रिकवर के लिए जरूर लीजिए, और संभव हो तो टर्म इंश्योरेंस लीजिए। संभव हो इसलिए मैंने कहा है कि टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं मिलता है, और हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूरी है। यह कभी न सोचें कि इतने पैसे से क्या होगा, क्योंकि यही सोचते सोचते कई साल बीत जाते हैं, कुछ लोगों के बीत भी गए होंगे, कि हम बड़ा करेंगे। बड़ा करते करते समय बीत जाता है, न बड़ा हो पाता है, न ही छोटा हो पाता है। जब आप बड़े पैसे की SIP के बारे में सोचते हैं तो वही घातक सिद्ध होता है। ऐप के माध्यम से SIP बड़े आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर संभव हो तो आपके पास कोई एडवाइजर हो, आपके नियर कोई सलाहकार हो, आप उनसे सलाह लेकर के ही जो है SIP करें और उन पर छोड़ दें। क्योंकि जो लोग स्मार्ट तरीके से काम करते हैं वह अपनी डॉक्टरी खुद करते हैं, वही बाद में पछताते भी हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि आप 500 रुपये की SIP अगर 15 वर्ष तक लगातार चलाते हैं तो आपको का रिटर्न लगभग 3 लाख होगा। 500 की SIP अगर 20 वर्ष के लिए चलाते हैं तो रिटर्न लगभग 6.5 लाख होगा। वही अमाउंट अगर 25 साल में चलाते हैं तो लगभग 13,50,000 हो जाएगा। वही आप अगर 5,000 की SIP करते हैं तो उसका 10 टाइम्स कर लीजिए कि 5,000 की SIP 15 साल में 30 लाख, 20 साल में 65 लाख और 25 साल में 1,35,00,000 होगा। यह अमाउंट लिख कर नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि इतना रिटर्न कई सालों से लगातार एनालिसिस करने पर इससे कम रिटर्न कभी मिला नहीं है, किसी फंड में नहीं मिला है, ये मान के चलिए, और ये इतना मिलना ही मिलना होता है। तो ये सोच लीजिए कि 5,000 की SIP अगर आप 25 वर्ष की SIP है तो आपको 15 वर्ष का हमने किया। इसमें देखिए आपको ये देख रहे हैं जो आपका 90,000 रुपये यहाँ पर जमा हुआ है और 3,06,000 रुपया हो रहा है। ये जो नीले रंग का हिस्सा दिख रहा है ये आपका प्रॉफिट अमाउंट है, जो व्हाइट कलर है ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। अब इसी को 15 साल को अगर हम जो है यहीं पर कर देते हैं 20 साल, देखिए 500 रुपया ही है, 500 रुपया ही है। ये देखिए 1,20,000 आपका जमा हुआ और 6 लाख, ये देखिए हिस्सा आपका इन्वेस्टेड अमाउंट व्हाइट वाला है और ये नीला वाला देखिए ये आपका प्रॉफिट है। और इसी को अगर हम 25 साल कर देते हैं तो आपका हो रहा है 1,50,000 आपका जमा हो रहा है और 13,65,000 रुपया मिल रहा है, 63,000।
देख रहे हैं यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट देखिए व्हाइट कलर में, और ब्लू कलर में आपका प्रॉफिट है। और यही नहीं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि 15 साल में आपको 90,000 जमा हो रहा है, 3,06,000 मिल रहा है। सिर्फ 1 साल बढ़ा दीजिए इसमें, ठीक है, 16 साल, 16 पे 96 हो रहा है, 3,58,000 हो गया। ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अब हम आते हैं 5,000 पर। अगर 5,000 की SIP देखिए, मैं ज़्यादा नहीं 14% के ही रेट से मैं निकाल रहा हूँ। और ये अगर 15 साल की पॉलिसी होती है, अपने SIP लेते हैं, तो यहाँ पे जमा हो रहा है आपका 15 साल में 9 लाख रुपए। आपका अमाउंट हो रहा है 30 लाख। ये देखिए नीला वाला हिस्सा। और यही अगर आप देखिए 5,000 की SIP है, यही आप अगर जो है 20 साल का कर रहे हैं, 20 साल का कर रहे हैं, तो देखिए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 12 लाख हो गया, आपको मिल रहा है 65 लाख। यही अमाउंट अगर हम 25 साल का कर देते हैं तो आपका 15 लाख जमा हो रहा है, यहाँ मिल रहा है 1 करोड़ 36। ये नीला वाला हिस्सा ये आपका प्रॉफिट का है, और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है। ये है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे ही जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी। और जितना लॉन्ग टर्म का आप करेंगे उतना, ये तो 14% हमने बताया है, अगर ये परसेंटेज ज़्यादा मिल गया अगर, तब तो इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन 10 वर्ष के जो अनुभव के आधार पर हर 10 साल पर जो कैलकुलेशन हुआ है, एनालिसिस हुआ है, तो 14% लगभग आया है, उतना ही रिटर्न आया है। अब प्रश्न यह है कि फंड कैसे चुनें। बहुत ज़्यादा नहीं, शॉर्ट में बता रहे हैं। इंडेक्स फंड में निवेश करें, जहाँ टॉप 100 टॉप 50 कंपनियों का जहाँ पर शेयर लिया जाता है, उस तरह के फंड को निवेश करें। अभी मैं आपको बता दूँ कि LIC ने इंडेक्स प्लस नाम से एक प्लान लॉन्च किया। उसमें 5 वर्ष का लॉकिंग पीरियड है, यानी 5 साल तक का पैसा तोड़ भी नहीं सकते हैं, और 7 साल रिस्कवर भी है। उस प्लान को भी लिया जा सकता है। उसमें रिस्कवर भी रहता है, और SIP की तरह से उसके फायदे भी मिलते हैं। इंडेक्स प्लस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे उसके सारे फीचर के बारे में। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, SIP और टर्म इंश्योरेंस जरूर लें, लेकिन एक गोल बनाकर। टर्म इंश्योरेंस 70 वर्ष की उम्र तक का लें, और SIP न्यूनतम 16 वर्ष तक जरूर चलाएं। इस वीडियो में SIP और टर्म इंश्योरेंस का सिर्फ परिचय मात्र ही करा पाया हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है। आगे मैं SIP के कुछ फंड के बारे में, टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में, इंडेक्स प्लस प्लान के बारे में, और सभी निवेश के बारे में चर्चा करेंगे। और आप हमें कमेंट के माध्यम से यह जरूर बताएं कि और किस विषय पर वीडियो बनाने की आवश्यकता है। आपका कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।